हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेस कानपुर में। मास्टर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अब आ गए हैं विशेषण पर। अगर आपने संज्ञा और सर्वनाम नहीं पढ़ा है, वीडियो नहीं देखा, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा। अब तो हम शुरू करते हैं विशेषण में। क्या है विशेषण? देखो, सबसे प्रथम बात रहती है परिभाषा की। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आजकल, उनमें परिभाषा ही पूछी गई है, तो घुमा के पूछी गई। क्या है परिभाषा विशेषण की? पहली जो है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने वाली बातें हैं, क्या गौर करना है? किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा या सर्वनाम है। और ये कैसा शब्द है विशेषण? विकारी शब्द। मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम में बता रखा है कि विकारी शब्द क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताना जरूर चाहूँगा विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जो विकारी शब्द, इसमें लिंग, वचन, कौमा कारक द्वारा प्रभावित होते हैं। तो विकारी शब्द को आप ऐसे समझ लीजिए, संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गई और विशेषण हो गया आपका, और क्रिया हो गया। ये चारों आपके विकारी शब्द हैं। कैसे हैं? जैसे आपने ले लिया मोहन पढ़ रहा है, तो भाई यहाँ पर ये मोहन क्या है? संज्ञा है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको, मोहन पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिया जो आ रही है वो बहुत लोगों के लिए आ रही है, क्रिया भी आपकी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वो लोग पढ़ रहे हैं या हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या? सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर मोहन की जगह पर क्या आना चाहिए? हम आना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है? लिंग, वचन, कारक के द्वारा प्रभावित हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो मोहन लिंग के द्वारा, तो देखो सीता पढ़ रहा है, तो लिंग के द्वारा परिवर्तित हो रहा है ये वाक्य। कोई वाक्य अगर लिंग के द्वारा परिवर्तित होता है या वचन के द्वारा या कारक के द्वारा, वो विकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? आपका सीता पढ़ रहा है, ये क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये होना चाहिए सीता पढ़ रही है। ठीक है, ये आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है तो रही आएगा। तो वचन के द्वारा, लिंग के द्वारा, कारक के द्वारा अगर प्रभावित होते हैं, उन सबको विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने विकारी शब्द के बारे में बताया हुआ। हाँ, विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्द को विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा तो पहली आपकी है, ये सब कोई जानता है, ये नॉर्मल है, ये सामान्य है। और ये अब नहीं ऐसे पूछता, अब वो पूछता कैसे? वैसे उदाहरण देख लीजिए विशेषण कैसे है। उदाहरण, विशेषण का उदाहरण क्या है? आकाश नीला है। तो क्या बोल रहा था? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उनको विशेषण कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आप संज्ञा सर्वनाम देख, आकाश क्या?
संज्ञा। और आकाश कैसा है? नीला। तो ये क्या आकाश की एक क्या विशेषता है? आकाश की क्या बता रहा है? विशेषता। तो इसलिए ये नीला शब्द जो हो गया वो विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। आकाश नीला है। अब इसकी दूसरी परिभाषा, दूसरी परिभाषा क्या है? विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कैसे? विशेष, भाई ये नया शब्द होगा, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको तो विशेष पता होगा। तो विशेषता बता रहा किसकी? विशेष की। यहाँ पर विशेष क्या? देखिए पहले मैं बता, एक उदाहरण लिखिए। काली गाय वहाँ थी, एक वाक्य है। आप पहले, सबसे पहले आप देखिए संज्ञा। गाय क्या है कि आपकी होगी? संज्ञा। गाय कैसी थी? गाय कैसी थी? काली। ये विशेषण हो गया। लेकिन सर आप अगर सोचोगे कि सर जी ये तो संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा, विशेषण। तो विशेष क्या है? ये ही संज्ञा ही विशेष है आपका, यही संज्ञा ही आपकी विशेष है। ठीक है। विशेष मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। बस ये घुमा के ये प्रश्न पूछा गया है, ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है। विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। काली गाय वहाँ थी। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि विशेष क्या होता है, वो हमेशा विशेषण के बाद में आएगा। विशेषण कैसे आएगा? बाद में आएगा। एक और परिभाषा है। आप लोग सोच रहे कितने परिभाषा, देखो प्रश्न पूछा गया इसलिए मैं परिभाषा आप बोल दे। विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उदाहरण, अब यहाँ पर विधेय क्या, ऊपर विशेष था, ये विधेय हो गया। आप लिखिए, उदाहरण लिखिए। गाय काली थी। कैसी थी? गाय। गाय यहाँ पर क्या हो गई? संज्ञा हो गई। काली आपकी क्या हो? विशेषण हो गया। अब भाई गाय की ही विशेषता बताई जा रही है, इसी संज्ञा को ही आप क्या बोल रहे हो? विधेय बोल रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई नहीं यहाँ पर समझाने वाला, मैं बोल रहा हूँ। आप वीडियो को स्किप मत करिए, देखते जाइए, समझते जाइए, और एक फेयर कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए। अब यहाँ पर बात क्या है कि जो विधेय है, जो विधेय है वो किसके पहले आ रहा है? विशेषण के पहले आ रहा है। दो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, विशेषण से पहले आने वाले शब्द को क्या कहेंगे? जिसकी विशेषता बताते हैं वो विधेय हो गया, और जो विशेषण के बाद आए वो विशेष हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे है विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कैसे याद करोगे? आप याद करोगे एक ट्रिक है।
अब भाई ट्रिक क्या है, सास के पग, सास के पग मतलब पैर। यहाँ सास से आपका हो गया सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। इस सास से आपका हो जाएगा संख्यावाचक। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। और इस पा से आपका हो जाएगा परिमाणवाचक। और इस गा से आपका हो जाएगा गुणवाचक। ये आपकी ट्रिक है, इसको बॉक्स में लिख लीजिए, सास के पग। ठीक है, ध्यान रखना, इससे विशेषण के भेद हमें याद हो जाएंगे। सास के पग, और मैंने उससे पहले भी आपको उसमें बताया, सर्वनाम में बताया हुआ था, एक पुरुष निजी प्रश्न के संबंध में निश्चित की स्थिति में फंस गया, तो वो भेद थे सब। मतलब एक कहानी हमने बनाई, उस कहानी से हमने उसके भेद याद किए। अब देखो विशेषण का भेद कैसे याद करोगे, सास के पग। सास के पग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं सार्वनामिक। इन सबके आगे विशेषण लगा हुआ, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं। क्या है सार्वनामिक? सार्वनामिक विशेषण, विशेषण के देखो क्या है इसकी परिभाषा, विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो इस परिभाषा से ही समझ में आ रहा है कि कह रहा है, देखो क्या नाम है, सार्वनामिक। सार्वनामिक मतलब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। विशेषण के रूप में है वो सर्वनाम ही है, वो सर्वनाम, लेकिन वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। अब देखो कैसे आप समझोगे, कैसे आप समझोगे। जैसे मैंने लिया, वह मोहन का घर है। क्या है, वह मोहन का घर है। तो यहाँ पर वह क्या आ गया आपका, सर्वनाम है। और ये क्या हो गया, संज्ञा हो गई। अब भैया आपको ये समझना है कि अगर संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आ रहा है तो वो आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि संज्ञा के पहले, संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये बात है। देखो अभी एक समस्या उत्पन्न हो सकती है निश्चयवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में। वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही यही था, वह मोहन का घर है, तो वहाँ पर भी ऐसे ही था, वह मोहन का घर, मतलब जो निश्चित व्यक्ति प्राणी का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण
आपका एक साथ नहीं दिया जाएगा। मैं आगे बताता हूँ, आगे बताऊँगा। पहले मैंने इतना बता दिया, आप इतना याद रखिए कि संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। बस ये ध्यान रखिए। आगे देखो मैं समझा रहा हूँ। सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं इसके भी। पहला हो गया आपका मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक, और दूसरा हो गया आपका यौगिक सार्वनामिक। ठीक है, मौलिक और यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक क्या होता है? मौलिक सार्वनामिक वो होते हैं जो बिना रूपांतरण के आए, बिना रूपांतरण के संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक। और जो रूपांतरण करके आते हैं, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं, उसे यौगिक सार्वनामिक। देखो सार्वनामिक विशेषण को इस तरह से याद करिएगा कि संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषता बताते हैं। क्या? विशेषता बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा भी यही है। पहली क्या थी आपकी सार्वनामिक विशेषण की? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ये भी पहली। और दूसरी देखो क्या है? संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये आप बात याद रखिएगा। संज्ञा से पहले ही प्रयुक्त हो रहे हैं। जो उदाहरण मैंने बताया था वह मोहन का घर है। क्या पर मोहन आपका क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहा है। तो ये जो सर्वनाम प्रयुक्त हो रहा है, इस सर्वनाम को हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब आप यहाँ पर ये सोचोगे सर प्रश्न में अगर आ गया कि यहाँ पर वह क्या है, अगर वह ऑप्शन में अगर पहला ऑप्शन आपका दे दिया है इसमें सार्वनामिक विशेषण का, ठीक है, और दूसरा उसने ऑप्शन दे दिया संज्ञा का। उसने पूछा प्रश्न, मान लो देखो प्रश्न उसने ऐसे पूछा कि वह शब्द क्या है, यहाँ पर वह शब्द क्या है, तो आप कहोगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये सर्वनाम नहीं कहलाएगा। ठीक, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। हाँ, ये जो मैं चौथा ऑप्शन दे रहा हूँ निश्चयवाचक सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम का, तो ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों एक ही ऐसे हैं। क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम भी वही है जो किसी प्राणी वस्तु के आगे, बिल्कुल यही क्या उदाहरण रहेगा इसका भी, वह मोहन का घर है। यहाँ पर वह भी वही थी, क्योंकि वहाँ पर क्या आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह वह ये वे। ठीक है, यह वह ये वे दूर की वस्तुएं या पास की वस्तुओं का निश्चित बोध कराता है, प्राणी का, वस्तु का या स्थान का निश्चित बोध कराता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो दोनों समस्या हो जाएगी। यहाँ पर क्या वह क्या आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, और यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण में भी ये संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहा है, तो ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे।
ये दोनों आपके एक साथ कभी नहीं आएंगे। बाकी संज्ञा आएगी, सर्वनाम आएगी, तो आप इन तीनों में से इसको लगाओगे। ऐसे ही प्रश्न आते हैं और हम गलती कर देते हैं और 1 नंबर हमारा चला जाता है। ठीक है, क्या है? अच्छा, मौलिक सार्वनामिक क्या थे? मौलिक सार्वनामिक जो सार्वनामिक विशेषण का ही भेद है। मौलिक सार्वनामिक मतलब जो सर्वनाम क्या होते हैं, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषता बताते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक कहते हैं। क्या होगा इसमें भी? यहाँ पर आपका होगा यह किताब है, यह किताब है। किताब आपकी क्या होगी? संज्ञा। संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहा है ये आपका है, यहाँ पर क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यह किताब है, किताब आपकी संज्ञा हो गई। और देखो और अच्छी तरह इसको समझ लीजिए कैसे। जैसे मैं कहता हूँ राकेश खेल रहा है, राकेश खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राकेश क्या है? आपके संज्ञा। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। यहाँ पर वह क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब मैं ये कहूँ वह राकेश खेल रहा है, वह राकेश खेल रहा है। तो यहाँ पर राकेश तो संज्ञा हो गई और सार्वनामिक विशेषण की मैंने परिभाषा बताई, तो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाए? संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताता है, तो वह यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण होगा, ना कि सर्वनाम होगा ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात समझाई है सरल शब्दों में। और ये ध्यान नोट करके लिख लीजिएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण दोनों क्या हैं? एक ही हैं, बराबर हैं। इसमें भी वही एग्जाम्पल लिखिए, वह मोहन का घर है। तो वह मोहन का घर है। और वैसे ही सार्वनामिक विशेषण में भी आप यही एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, वह मोहन का घर है। ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पर भी वही चीज थी, संज्ञा, और संज्ञा से पहले भी जो आ रहा है यहाँ पर ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर भी वही चीज थी, संज्ञा थी और संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहा है जो सर्वनाम, इसको यहाँ पर क्या किया गया? सार्वनामिक विशेषण का नाम दिया गया। तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ऑप्शन में सार्वनामिक विशेषण हो सकता है, दूसरा ऑप्शन सर्वनाम होगा, तो आपको सार्वनामिक विशेषण ही लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था आपको कि हाँ देखिए, यहाँ अगर ऐसे आए वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो आप क्या लगाओगे? सर्वनाम है, वह यहाँ पर क्या है? सर्वनाम। लेकिन अगर ये एग्जाम्पल दे दिया, अगर ये प्रश्न पूछा गया वह राकेश खेल रहा है, तब यहाँ पर वह आपका क्या आएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है,
आपका 1 नंबर गलत नहीं होगा। हाँ, अब हम देखो मौलिक सार्वनामिक हमने पढ़ ही लिया। अब हमारे पास है यौगिक सार्वनामिक, जो कि सार्वनामिक विशेषण का ही भेद है। देखो यौगिक सार्वनामिक क्या है ये? यौगिक सार्वनामिक क्या होते हैं? जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषता बताते हैं। तो सब संज्ञा से पहले ही प्रयुक्त हो रहा है, संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहा है। ये क्या है? यौगिक सार्वनाम। इसका उदाहरण क्या है? जैसा देश वैसा भेष। ठीक है। या आप एक और उदाहरण लिख सकते हैं, कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए। यहाँ पर कैसा क्या? ऐसा, जैसा, वैसा, ये सब क्या है? ये आपके सार्वनामिक विशेषण ही हैं। लेकिन पूछेगा कौन सा सार्वनामिक विशेषण है ये, तब आप बताओगे ये है यौगिक सार्वनामिक। क्या है? यौगिक सार्वनामिक है। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? पहले पूछेगा कि यहाँ पर कैसा क्या है, तो आप बोलोगे सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि संज्ञा के बस, क्योंकि घर क्या है? संज्ञा है, संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहा कैसा, ये सार्वनामिक विशेषण। अब वो पूछे सार्वनामिक विशेषण का कौन सा भेद है, तब आप बोलोगे यौगिक सार्वनामिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो आ रहा था हमारा, पहले हमने अब क्या कर लिया, सार्वनामिक विशेषण के बारे में पर चर्चा कर ली। अब हमारा दूसरा ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण। देखो दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं, तो आप लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब जरूर और शेयर ज़रूर मारिए चैनल को। देखो कहते हैं ना, थोड़े थोड़े जब एक मेहनत करता है तो दूसरे को उसका फल मिलता है। फिर ऐसे ही भाई आप मेरा साथ दोगे, मुझे मेरे वीडियो को आप देखोगे, शेयर करोगे, तो मुझे भी एक क्या मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे नए वीडियो बनाने चाहिए। और तो पंखे बंद करके वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोग भी मेरे लिए करिए। फ्री क्लासेस है, आप मैं जितना समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं पूरा बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ कि आप भाई समस्या ना हो, आपका गलत ना हो प्रश्न। अच्छा, गुणवाचक विशेषण की क्या है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। किसका बोध कराएंगे भाई? बोध करा रहा है संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म या स्वभाव का, उन्हें क्या कहेंगे? गुणवाचक कहेंगे। क्या उदाहरण है? कैसे याद करोगे? जैसे कालबोधक। काल के विषय में बात करें, समय के विषय में बात करें, वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। कालबोधक मतलब समय, जहाँ पर नया, पुराना, ठीक है, प्राचीन,
आधुनिक जितने भी इस तरह के आए शब्द वो सब आपके गुणवाचक विशेषण। फिर इसके बाद देखिए रंगबोधक। रंगबोधक में क्या है वो तो आप जानते हो। रंग जहाँ का लाल, पीला, नीला, हरा, बैगनी, गाना नहीं है, लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी रंग डाला है। बहुत सारे गाने बॉलीवुड के कहीं हरा रंग डाला है, तो चलो ये मजाक की बातें हैं। रंगबोधक। अब है दशाबोधक। दशाबोधक में कैसे दशा जो बताए, युवा है कि वृद्ध है कि बूढ़ा है, गीला है, सूखा है, ठीक है, ये सब आपके गुणवाचक विशेषण हैं। फिर इसके बाद आपका है गुणबोधक। यहाँ पर गुणों का बोध हो, कैसा है, अच्छा है, जैसा भी हो, अच्छा है, बुरा है, भला है, अच्छा है, भला है, बुरा है, कपटी है कपटी है कि झूठा है कि सच्चा है, ये सब विशेषण। झूठा, सच्चा, पापी है, न्यायी है, सीधा है कि सरल है, ये सब आपके गुणबोधक हैं। ठीक है, कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है आकार बोधक। आकार बोधक में क्या है, गोल है, चौकोर, तो आकार का जहाँ पर बोध हो वो गुणवाचक है। गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला और नुकीला, जहाँ पर भी ऐसे शब्द मिले। हाँ, एक और पूछा गया था प्रश्न, जैसे बोल दिया ताज़ा, तो ये क्या है, काल बोधक है। ताज़ा मतलब अभी, मौसमी, ठीक है, ये सब आपके काल बोधक में जाएंगे। ये सब वैसे अगर आप ये देखेंगे, काल बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक और गुण बोधक, आकार बोधक, ये सब आपको गुणवाचक विशेषण मिलेगा। ठीक है, अब है आगे, अब तीसरा है, तीसरा आपका हो गया संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तीसरा विशेषण का तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। क्या है इसकी परिभाषा? तो परिभाषा जरूर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, संख्या का बोध कराएं, बोध कराएं, उन्हें संख्यावाचक बोध कराएं। मतलब संख्या मतलब जिन्हें गिना जा सके, आप जिनको गिना जा सके, गिन सकते हो, मतलब हथेलियों पे जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब संख्यावाचक। अब मैं कहूँ कि जैसे 10 रुपये दे दो, तो 10 रुपये यहाँ पर क्या, 10 रुपये दे दो, तो 10 रुपये यहाँ क्या, 10 रुपये आपका संख्यावाचक है। अगर मैं कहूँ 10 पानी दे दो, तो यहाँ पर 10 पानी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर। तब अगर ये 10 लीटर बोलेंगे, जहाँ पर गिना ना जा सके, जिनको
जिनसे मात्रा का बोध हो, वो आपका चला जाता परिमाणवाचक विशेषण में, वो आपका चला जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए इस बात को। बस थोड़ा सा यही भेद अगर समझ में आ जाता है तो आपके एक एक नंबर पूरा होता है। भाई कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हमको भी एक एक नंबर अपने पूरे करना है। जैसे क्या है, देखिए समझिएगा, अगर जहाँ पे गिना जा सके, मैंने बोला 10 रुपये दे दो, तो यहाँ पे 10 रुपये क्या गिन सकते हो, ये आपका संख्यावाचक हो गया। लेकिन मैं कहूँ मात्रा का बोध हो, जैसे 10 लीटर पानी दे दो, तो यहाँ पर 10 लीटर आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। दोनों ही अलग हैं, दोनों ही अलग हैं, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है। मात्रा का बोध है मतलब जिन्हें गिना ना जा सके। ठीक है, इससे मात्रा का बोध है। अब देखो संख्यावाचक विशेषण के पूछ लेता है क्या भेद है। संख्यावाचक विशेषण, पहला भेद आपका चला जाता है निश्चित संख्यावाचक। और ये चला जाता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक मतलब जिसमें किसी संज्ञा सर्वनाम की, जहाँ पर देखो परिभाषा क्या थी कि संख्या का बोध हो, तो यहाँ पर आप कहोगे किसी संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो। वहाँ क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक होगा। अब अनिश्चित संख्यावाचक क्या है, संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध हो। अब देखो कैसे, निश्चित और अनिश्चित, बस इतना अंतर है, वो समझ लीजिए। जहाँ पर गिना जा सके वही संख्यावाचक। कैसे, आप इसको ऐसे याद करिए, जैसे मैंने कहा अरे ओ सांबा, अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे। ठीक है, ये डायलॉग है शोले पिक्चर का है। अब वो अपने गब्बर ऐसे बता रहे और सांबा कितने आदमी थे, तो यहाँ पर आदमी क्या है, संज्ञा है। अच्छा ये संज्ञा कैसी है, मतलब गिना जा सकती है, भाई आदमी को गिन सकते हो आप, तो ये संख्यावाचक हो गई, संख्यावाचक संज्ञा हो गई। तो अच्छा गिना जा सकता है, तो यहाँ पर जो कितने शब्द आया है यही आपका विशेषण हो गया। कितने आदमी थे, लेकिन यहाँ पर संख्या निश्चित है कि अनिश्चित, यहाँ पर क्या है, अनिश्चित है। ये कैसी है, अनिश्चित है, इसलिए ये उदाहरण इसका हो गया। देखिए ऐसे ही उदाहरण आते हैं और एक एक नंबर कम। जैसे अनिश्चित संख्या का आप उदाहरण लिखोगे, तो उसका उदाहरण लिख लो। ये मैंने समझाने के लिए क्या है, ये आप कैसे इसको समझ सकते हो। देखो उसका उदाहरण लिखिए आप, जैसे
10 आदमी, 100 रुपये। यहाँ पर निश्चित में कैसे लिखोगे? कुछ आदमी, सब कुछ, ये सब अनिश्चित है। निश्चित संख्यावाचक में आप कैसे याद रखोगे? कुछ होते हैं गणनावाचक, गणनावाचक कैसे हो? गणनावाचक यहाँ पर गणना की जा सके, ठीक है। जैसे कौन सा है, एक बॉलीवुड का गाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो वो सब जो गिनती है वो गणनावाचक हो गया। क्रमवाचक, क्रमवाचक क्रम से है, पहला, दूसरा, फिर तीसरा। इसके बाद है आपका आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक मतलब दुगुना, तिगुना, ठीक है। आवृत्ति बार बार क्या हो रहा है? आवृत्ति आ रही है, दुगुना हो गया, तिगुना हो गया, चौगुना हो गया, 100 गुना हो गया, ठीक है। अब जैसे समुदायवाचक, क्या है? दोनों आओ, दोनों, तीनों, तो समूह का बोध हो रहा है। चारों आओ, चारों। तो ये सब आपकी गिनतियां हैं जिन्हें गिना जा सके और एक निश्चित संख्या होती है। तो ये आपका यही, ये पूरा निश्चित संख्यावाचक का ही उदाहरण पूरा है। अब अनिश्चित क्या? अनिश्चित का जहाँ पर अनिश्चित संख्या का बोध हो, जैसे एक उदाहरण है, सब कुछ समाप्त हो गया, मतलब जो कुछ उसने जोड़ा था वो सब कुछ समाप्त हो गया। ये सब कुछ आपका क्या आ जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा। कुछ आदमी थे, ठीक है, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक। जहाँ पर गिनतियाँ दी जा रही, गणना दी जा रही है, वो सब आपका निश्चित संख्यावाचक। अब आपका है आखिरी परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्या है? जिससे संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध हो। चौथा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या है परिभाषा? जिन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अब देखो इसके भी वही रूप हैं। परिमाणवाचक के भी दो रूप हो गए आपके। एक आपका हो गया निश्चित और दूसरा हो गया अनिश्चित। निश्चित, इसमें निश्चित मात्रा का बोध हो, मतलब आगे क्या है? नंबर आ जाए, 10 किलो, 100 लीटर। अच्छा ये मात्रक है, ये मात्रक मतलब मात्रा का बोध कराते हैं। मात्रक, और मात्रक के आगे जो है वो संख्या होनी चाहिए। अगर संख्या होगी तभी वो निश्चित
निश्चित परिमाणवाचक कहलाया जाएगा। निश्चित परिमाणवाचक कहलाएगा। 10 मतलब संख्या, किलो क्या मात्रक है, यही परिमाणवाचक। देखो बहुत प्रश्न ये गलती कर देते, 10 रुपया, तो यहाँ पर कहते ये 10 लगा सर, ये परिमाणवाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया। नहीं, गलत है, क्योंकि रुपये लगा गिन सकते हो, जिन्हें गिना जा सके वो आपका संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, वो संख्यावाचक में चला जाएगा। और जहाँ पर मात्रा का बोध हो, इसका मात्रा का बोध हो, मात्रा का बोध हो, वो आपका परिमाणवाचक है। निश्चित और जो संख्या आगे दे रखी है वो निश्चित परिमाण। अब अनिश्चित में क्या हो, अनिश्चित परिमाणवाचक। कुछ घी दे दो, थोड़ा बहुत, ठीक है। ये कुछ आपका, थोड़ा और बहुत, ये सब आपके अनिश्चित हैं, मतलब कोई संख्या इसके साथ नहीं दी है, कोई संख्या नहीं दी है, वो आपके अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे मैंने दे दी, इसका उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा तो राकेश बहुत तेज दौड़ता है, राकेश बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर बहुत क्या होगा, अरे नहीं, ये आपका प्रविशेषण में चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि तुम थोड़ा पानी ले आओ। तो यहाँ पर पानी क्या गिना नहीं जा सकता, थोड़ा आपका क्या होगा, यही आपका अनिश्चित है, कोई संख्या नहीं दी है, और ये आपकी मात्रा है, कोई जिसे गिना नहीं जा सकता, और ये अनिश्चित है, इसलिए ये परिमाणवाचक है। कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब हाँ, जो मैंने अभी प्राविशेषण बोला, ये क्या है, प्राविशेषण। प्राविशेषण, प्राविशेषण क्या है, वे शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं। आपने इंग्लिश में एक शब्द सुना होगा, एडवर्ब, यही एडवर्ब को ही प्राविशेषण कहता है। क्या है, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, प्राविशेषण कहते हैं। जैसे था, राकेश बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर तेज क्या हो गया, दौड़ता क्या है, दौड़ना क्या होगी, क्रिया, राकेश क्या होगी, संज्ञा। अब यहाँ पर विशेषण क्या है, तेज, विशेषण क्या है, तेज। और विशेषण के तेज और क्या विशेषता होता है कि तेज तो दौड़ रहा है, लेकिन कैसा और तेज, बहुत तेज, यही क्या हो जाएगा, प्राविशेषण। क्या हो जाएगा, प्राविशेषण। ये सीता बहुत सुंदर है। भाई सुंदर क्या है, विशेषण हो गया, और ये सिर्फ विशेषण का क्या है, विशेषता बता रहा, बहुत
उसकी भी विशेषता, मतलब और चार चांद लगा रहा है उसकी बात में, बहुत कंजूस हो, बहुत कंजूस हो। कंजूस तो था, कंजूस क्या हो गया विशेषण, लेकिन बहुत कंजूस हो, बहुत आपका क्या हो जाएगा प्राविशेषण। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं विशेषण की अवस्थाएं। प्रश्न पूछा जाता है विशेषण की अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं? 3 हैं। पहली कौन सी? मूला अवस्था। दूसरी आपकी हो गई उत्तरावस्था, और तीसरी आपकी हो जाएगी उत्तमावस्था। उत्तमा अवस्था। प्रश्न पूछा जाता है विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप बोलोगे 3 हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब ये क्या क्या है, पढ़ते हैं इनके विषय। मूलावस्था। मूलावस्था क्या होती है? जो सर्वनाम या संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध करा। और उत्तरावस्था जो दो संज्ञा सर्वनाम की तुलना करें। और उत्तमावस्था करती है दो से अधिक तुलना की जाए संज्ञा सर्वनाम। यहाँ पर केवल एक व्यक्ति की बात होगी, संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति। क्या होगी? सामान्य स्थिति का बोध हो। यहाँ पर दो संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाए, यहाँ पर 2 से अधिक सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाए। मूलावस्था क्या है? संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध हो। सामान्य स्थिति का बोध हो। और उत्तरावस्था क्या है? दो संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाए। जैसे मोहन और राकेश में तुलना की जा रही है, यहाँ पे केवल मोहन की बात की जा रही है। यहाँ पर मोहन और राकेश की तुलना की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ पर क्या है? एक है। मोहन अच्छा लड़का है, बोला जाता है। तो अच्छा एग्जाम्पल उदाहरण भी लिखते जाइए। मोहन अच्छा लड़का है। यहाँ पर अच्छा क्या होगा? मूलावस्था। अच्छा यहाँ पर मैं लूँ मोहन राकेश से अच्छा है, से अच्छा लड़का। मतलब इन दोनों की तुलना हो रही है, 2 लोगों की, 2 संज्ञा सर्वनाम की तुलना होती है। तो वहाँ पर क्या ये कि जो से अच्छा क्या हो जाएगा आपका? इन दोनों से अच्छा, ये आपका उत्तरावस्था। तुलनात्मक अध्ययन की जाए उसे विशेषण की अवस्थाएं कहते हैं। फिर तीसरा है आपका, प्रश्न में पूछा गया उत्तमावस्था। उत्तमावस्था 2 या 2 से अधिक दो से अधिक संज्ञा या
सर्वनाम की तुलना की जाए। ठीक है, क्या होगा? मोहन सबसे अच्छा लड़का है। मतलब सब में से वो क्या है? सबसे अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर क्या है, सब लोगों को ले लिया इसने, सभी लोगों से तुलना की गई है। सभी लोगों से क्या हो जाती है? तुलना की जाती है, और उसमें से एक को अच्छा बनाया जाता है। उसमें से एक को अच्छा माना जाता है, वो आपकी उत्तम अवस्था है। और जहाँ पर दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है, वहाँ पर उत्तर अवस्था होती है। जहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति के विषय में बात हो रही है, वो मूलावस्था। पूछा यह जाता, तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता, मूलावस्था, इधर लिखिए उत्तरावस्था, इधर लिखिए उत्तमावस्था। पूछता है, कहता है कि गुरु का आप उत्तम अवस्था बताइए। गुरु का उत्तम अवस्था बताइए। तो आपको ये तो पता, देखो गुरुत्तर, ये तो आ गया। फिर यहाँ पर क्या, आदत्ता और माँ लगा दीजिए, गुरुत्तम। ठीक है, जैसे लघु है तो लघु में आप क्या कर देंगे? लघुत्तर, तर जोड़ देंगे, और इधर क्या जोड़ देंगे? लघुत्तम, तम जोड़ देंगे। जैसे अच्छा था, अच्छा में क्या क्या? से अच्छा। यहाँ पर क्या आएगा? सबसे अच्छा। फिर इधर क्या आएगा? देखिए निम्न, तो आप बोलोगे निम्नतर, तो तर जरूर है। और यहाँ पर क्या आएगा? निम्नतम, तम जुड़ गया। ठीक है, जहाँ पर तर जुड़ा हुआ है तो वो आपकी उत्तरावस्था हो गई, और जहाँ पर तम जुड़ा हुआ है वहाँ पर आपकी उत्तम अवस्था हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं पर ही संपूर्ण हुई। पूरा विश्लेषण मैंने प्रयास किया कि एक ही वीडियो में समाप्त हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।